हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ सिलाई में हमें क्या ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ती है, क्या टूल्स हमें इसमें लगते हैं। स्टार्टिंग में हमें मेन चीज़ें जो लगती हैं और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वही मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग बाद में ले सकते हैं। अब हम सिलाई के टूल्स के बारे में जानते हैं, क्या ज़रूरी सामान हमें लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं इसी तरीके से बुटीक से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। अभी तक आप लोगों ने इम्पोर्टेंस टूल देख लिए हैं, अब मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं सिलाई से रिलेटेड मेन चीज़ें। तो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट टूल ही क्यों बोला इसमें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है और कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनको हम ले तो लेते हैं लेकिन वो पड़े के पड़े रह जाते हैं, उनका बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। इसके लिए मैं सबसे ज़रूरी टूल्स को ही आप लोगों को बताने वाली हूँ जो हमारी कटिंग में लगने वाले हैं। जो टूल्स आप देख रहे हैं ये हमारी कटिंग से रिलेटेड टूल हैं, लेकिन हमारी सिलाई में सबसे बड़ा रोल निभाता है मशीन। और मशीन के बारे में इससे ज़्यादा आप लोगों को जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से लिंक में क्लिक कीजिए और वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोगों को पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। मशीन से रिलेटेड कुछ जानकारी मैंने बिगनर्स के लिए वीडियो के एंड में दी हुई है, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम जानेंगे बेसिक टूल्स के बारे में। फर्स्ट नंबर में आता है फैब्रिक, तो जिसमें हम ड्राफ्टिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े में ही डायरेक्ट बताने वाली हूँ। बिगिनर्स को मैं बोलना चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग में कॉटन का ही फैब्रिक लीजिए। जैसे अस्तर के फैब्रिक में आप कटिंग कर सकते हैं या कॉटन के जो फैब्रिक आते हैं उसमें कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो कपड़ा स्लिप नहीं होता है। और फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है उसके बाद दूसरे कपड़ों में कटिंग कर सकते हैं। सेकंड नंबर में आता है सीजर्स। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि जब हम मार्किंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसके बाद हमें कटिंग करने के लिए सीजर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास अभी जो सीजर्स है इसका नंबर 10 है। इसे यूज करते हुए मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं। इससे पहले भी जो सीजर मेरे पास थी सेम इसी टाइप की थी और उसका भी नंबर 10 था, लेकिन उसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा था। इसका लाइट वेट है और इसको जब हम हैंडल में पकड़ते हैं तो इसका सिलिकॉन का बना हुआ है और हमारे फिंगर्स में निशान वगैरह बिल्कुल नहीं बनते हैं इससे। और लेडीज के हिसाब से ये काफ़ी लाइट वेट की सीजर है, तो पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा वेट नहीं है इसमें। तो इसे संभालने के लिए हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारे हाथ से सीजर गिरनी नहीं चाहिए। अगर सीजर हमारे हाथ से गिर जाती है तो उसका नट लूज हो जाता है और दूसरा उसकी धार में हल्का सा क्रैक जैसा आ जाता है, जिसकी वजह से जब हम कटिंग करते हैं तो कपड़ा अटक जाता है। फिर बार बार इस तरीके से कपड़ा अटकता है तो हमारा काम करने में मन नहीं लगता है, तो फिर बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसका एक ही सल्यूशन है, हमें कैंची को गिरने से बचाना है। लेकिन मेरे हाथ से बहुत गिरती है, इसके लिए मैंने 2 सीजर्स रखी हैं। एक बार कैंची गिर जाती है तो फिर बिना धार लगाए वो बराबर से चलती भी नहीं है, इसके लिए हमको धार लगानी ही पड़ती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जिस सीजर से हम फैब्रिक कटिंग करते हैं उससे हमें हार्ड चीज़ें कट नहीं करनी है, जैसे कार्डबोर्ड या पेपर कटिंग वगैरह इस सीजर से नहीं करना है। उसके लिए आप दूसरी सीजर रख सकते हैं। थर्ड नंबर में आता है टेलरिंग चॉक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटी सी बॉक्स में आती हैं चॉक्स। इसमें 5 कलर रहते हैं, 2-2 पीस रहते हैं और इनके बीच में फोम की पतली सी लेयर डाली रहती है, जिससे कि हमारी चॉक टूटे नहीं। इसे हम लूज में भी ले सकते हैं। कई शॉप्स में आपको सिंगल पीस देते हैं, लेकिन वो कॉस्टली देते हैं। अगर आप इस तरीके से एक बॉक्स पूरा ले लेते हैं तो आपको रेट भी कम आएगा और इसमें आपके 5 कलर आ जाते हैं। तो जब हम कटिंग करते हैं तो अलग अलग फैब्रिक के अलग अलग कलर रहते हैं, तो उस हिसाब से हम चॉक को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी अलग अलग टाइप की आती हैं, आजकल तो अच्छी आती हैं। तो इसमें देखिए मैं हाथ में पकड़ रही हूँ तो इसका बिल्कुल भी हाथ में कुछ भी चॉक का लग नहीं रहा है।
इसी की जगह में हम दूसरी सस्ती क्वालिटी की चौक यूज करते हैं तो उसका कलर कपड़े के ऊपर चढ़ जाता है। कभी कभी हमारे पास लाइट कलर के ड्रेसेस और ब्लाउजेज आते हैं तो उसके ऊपर से फिर वो कलर निकलता नहीं है। तो इसके लिए हमें चौक अच्छी यूज करनी है, ये ध्यान रखना है। 5-10 रुपये का फ़र्क रहता है, लेकिन हम चौक अच्छी लेंगे तो फिर कोई भी डर नहीं रहता है कि कपड़े में से कलर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें चौक को ख़रीदना है और बॉक्स में ही आप ख़रीदिए, बॉक्स में आप लोगों को फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैंने चौक के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दी है। 4th नंबर में आता है ट्रेसिंग व्हील। इसे आप फिरकी बोल सकते हैं या गरारी बोल सकते हैं। फिरकी कारीगर लोग ज़्यादातर बोलते हैं, तो मैंने उन लोग से सुना कि इसे फिरकी बोलते हैं, और गरारी शायद पंजाबी में बोलते हैं। नाम इसके अलग अलग है लेकिन काम इसका एक ही है। जब हम मार्किंग करते हैं ड्रेस या ब्लाउजेज में, तो जब हम एक साइड में चौक की मार्किंग करके रखते हैं, उसके ऊपर हमें इसे व्हील को घुमाना है। तो घुमाने के बाद उसके नीचे वाली साइड में जो इसमें व्हील के छोटे छोटे पॉइंट लगे रहते हैं, उसके नीचे पॉइंट चले जाते हैं और चौक से थोड़ी थोड़ी चौक भी जाती है, तो उसके बैक साइड में थोड़ी सी मार्किंग दिख जाती है। स्टार्टिंग में इसे यूज नहीं करती थी तो मैं डरती थी कि शायद इससे कपड़ा कट जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो व्हील के नीचे पॉइंट रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुई की तरह पॉइंटेड नहीं रहते हैं, हल्का सा मोटा रहता है वो, इसके लिए कपड़ा कटता नहीं है। तो हल्के हाथ से हम इसे घुमाएंगे तो हमारी बैक साइड में आराम से इसकी मार्किंग चली जाती है। तो ये भी मार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब हम डबल फोल्ड करके 1/4 में मार्किंग करते हैं तो उसके दूसरे साइड में भी सेम मार्किंग लगनी चाहिए। तो इसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कभी कभी मेरा ये टूट जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि काम अटक गया है, इसके लिए काम अटकना नहीं चाहिए। तो मैं 2 से 3 ट्रेसिंग व्हील अलग से लेके रखती हूँ। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं, 10-15 रुपये से लेके 20 रुपये तक आराम से मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है स्टिच ओपनर का। इसे सिलाई खोलने वाला आप बोल सकते हैं। जब हम कभी सिलाई लगाते हैं तो बहुत बारीक सिलाई रहती है तो खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके लिए ये स्टिच ओपनर रहता है। इसके एक साइड में सुई की तरह बना रहता है, ये मशीन की सुई के जैसे दिखता है, लेकिन इसका पॉइंट थोड़ा सा मोटा रहता है, जिससे कि हम स्टिच ओपन करते समय हमारा कपड़ा कटे नहीं, उस हिसाब से बना रहता है। जहाँ पे ओपनर का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से 1/2 इंच पीछे आके हल्का सा यू टर्न जैसा है और दूसरी हाफ सुई वहाँ पर से स्टार्ट हो रही है, उसके ऊपर रेड कलर की बॉल है। तो उन दोनों के बीच में जो गहरा अंदर को यू टर्न आ रहा है उसके वहाँ पे ब्लेड बनी रहती है, इससे हम थ्रेड को कट कर सकते हैं। जब भी हम स्टिच को ओपन करते हैं तो हम आगे की तरफ हल्का सा पुश करेंगे तो हमारा थ्रेड कट जाता है। तो स्टिच ओपनर का भी काफ़ी अच्छा यूज है, क्योंकि हमें स्टिच ओपन करने के लिए बार बार लगता ही है, तो ये हम ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है फ्रेंच कर्व का। इसे आप आर्महोल को शेप देने वाला भी बोल सकते हैं। तो बिगिनर्स स्टार्टिंग में इससे आर्महोल में शेप लगाते हैं या नेक के लिए शेप लगाते हैं तो परफेक्ट तरीके से लगता है। जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो लोग तो हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा शेप लगाने में प्रॉब्लम होती है, सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं किस तरीके से हमें शेप लगाना है। इसके लिए फ्रेंच कर्व लेंगे तो सही तरीके से शेप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को शेप लगा के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और आर्महोल का शेप दे सकते हैं। सेम तरीके से हम नेक को शेप दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे प्रिंसेस कट में इसका शेप लगाने के लिए लगता है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट को शेप देते हैं तो उसके सेंटर में जब हम हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये एक परफेक्ट साइज रहता है, जिससे कि हम प्रिंसेस कट को सही तरीके से शेप दे सकते हैं। तो अगर आप सिलाई का सामान ले रहे हैं तो अपने इस सिलाई के टूल किट में इसे भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है कलरफुल ब्रास पिन का। इसे आप टाचनी भी बोल सकते हैं। ये जब हम कटिंग करते हैं कुछ स्लिप करने वाले मटेरियल ऐसे आते हैं, जैसे सिल्क का हो जाता है, ऑर्गेंजा फैब्रिक होता है, ऐसे ही बहुत सारे फैब्रिक ऐसे रहते हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो वो बार बार हाथ लगते ही हिलने लग जाते हैं। तो बिगिनर्स स्टार्टिंग में पिन से उसे अटैच करेंगे तो उस टाइम थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, तो कटिंग सही तरीके से होती है। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके साथ में आप एक मैग्नेट ले सकते हैं, जिसे आप मशीन के कोई भी कॉर्नर में लगा दीजिए,
तो जब हम सिलाई करते हैं तो हम कभी नेक अटैच करे रहते हैं, नेक के उसमें पिन रहता है, या नेक कैनवास को हम पिंस के साथ अटैच करे रहते हैं। तो एक एक करके जब हम पिंस को निकालते हैं तो इस तरीके से हम मैग्नेट के ऊपर वहाँ पे मशीन के एक कॉर्नर में लगाते हैं, तो हमारी पिंस वगैरह खोती नहीं है। नहीं तो हम लोग कहीं एक साइड में रख देंगे तो बहुत बार पिंस वगैरह 2-4 दिन में या वीक में हमारा पूरा ये बंडल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खो जाती है या तो हम लोग सफाई में फेंक देते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी पिंस हम तुरंत लगा सकते हैं। एक चीज़ के बारे में और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये है मशीन की सुई। जब हमारी मशीन का पॉइंट ख़राब हो जाता है तो उसके हम फेंक देते हैं, तो उसे हम ओपनर की जगह में यूज कर सकते हैं। कभी कभी मशीन में हमारे पास ओपनर नहीं रहता है, तो ये मशीन की सुई को हम मैग्नेट में लगा सकते हैं, क्योंकि जब मशीन की सुई का पॉइंट जाता है तो हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन जब कभी हमें तुरंत सिलाई के टाइम में स्टिच ओपन करना पड़ता है, उस टाइम हमारे पास ओपनर नहीं रहता है, तो हम ओपनर की जगह में इस नीडल को यूज कर सकते हैं। इसकी जगह हम कलरफुल पिंस या टाचनी का यूज करते हैं स्टिच ओपन करने में, तो वो जल्दी ही बेंड हो जाती हैं। तो ओपनर की जगह में आप मशीन वाली सुई का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैग्नेट और पिंस वगैरह दोनों के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेजरिंग टेप। इससे हम बॉडी में मेजरमेंट लेते हैं, फैब्रिक को मेज़र करते हैं। ये एक साइड इंच में रहता है और 60 इंच का पूरा ये मेजर टेप रहता है, और इसके दूसरी साइड बने रहते हैं सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में हम लोग बहुत कम मेजर करते हैं। कभी कपड़ा मेजर करना है, जैसे हमें अस्तर कट करना है, तो तब हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, और जब हम बॉडी में मेजरमेंट लेते हैं तो इंच का यूज करते हैं। मेजर टेप के बारे में एक छोटी सी मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ जल्दी ही। किसी व्यूअर ने कमेंट किया हुआ था कि 1/4, 3/4 या हाफ, इस तरीके से समझने में उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। कई लोग पॉइंट के हिसाब से बोलते हैं, 0.25 इंच, 0.75 इंच, इस तरीके से बोलते हैं। तो हो सकता है कुछ न कुछ उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये वीडियो सबके लिए काम आएगी, इसके लिए मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट नंबर आता है थ्रेड, धागा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास स्टार्टिंग में थोड़े कलर्स रहने चाहिए, कम से कम 12 कलर्स तो हम रख सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़े से कलर्स दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जो इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं और आगे को कंटिन्यू करना है, तो आप इस तरीके से बड़ा बॉक्स ले सकते हैं। इसमें 100 धागे रहते हैं और एक कलर में 4 शेड रहते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें अपने आप ब्लू कलर और ऐसे ही मिक्स रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे थोड़े से ज़्यादा धागे लगते हैं, तो इसके लिए कलर वाइज मैंने बड़े बॉक्स लिए हुए हैं। लेकिन इसमें एक कलर में 4 शेड आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कलरफुल बॉक्स लेंगे तो आप लोगों का काफ़ी टाइम बच जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को एक धागे के लिए भी शॉप छोड़ के मार्केट जाना पड़ता है धागा लेने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। एक बार में पैसा लगता है, लेकिन हमारा टाइम भी बचता है। ये लेकिन उनके लिए ही है जो कंटिन्यू काम करने वाले हैं और जो बाहर का भी वर्क लेते हैं, उनके हिसाब से मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। इसमें इस तरीके से छोटे बॉक्स भी आते हैं, लेकिन इसमें सेम कलर मिलेगा। इसमें 20 पीसेज का ये बॉक्स रहता है, छोटा वाला। जो कॉमन कलर्स रहते हैं, ब्लैक, वाइट, ऑफ वाइट, रेड, तो इस टाइप के कलर्स में छोटे बॉक्स में ही लेती हूँ। उसमें 20 पीसेज भी आते हैं और रेगुलर लगते भी हैं। तो बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बड़ा बॉक्स इस तरीके से लीजिए कि आप लोगों को एक साथ में बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आता है टेलरिंग स्केल्स का। आप इसे फुट पट्टी भी बोल सकते हैं। ये मेरे पास 4 स्केल का सेट है। इसमें सबसे पहले नंबर मैं बताऊंगी, ये है स्ट्रेट। इससे आप ड्रेस में नीचे जब हम दामन में निशान लगाते हैं तो वहाँ पे आप सीधा स्केल कर सकते हैं, या ब्लाउज में जब हम करते हैं तो ब्लाउज में स्ट्रेट लाइन जहाँ पे आती है वहाँ पे हमारा इसका यूज होता है। लेकिन ये मेरी बहुत कम यूज होती है। मेजरिंग के हिसाब से इसमें 24 इंच तक मार्किंग किया हुआ है, तो 24 इंच तक हम इससे मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्केल मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें एक साइड पूरा स्ट्रेट है और दूसरी साइड शेप दिया हुआ है।
तो इस स्केल को मैं सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ ड्रेसेस की जब भी स्ट्रेट वाली मार्किंग रहती है, और ये मेरे शेप वाली स्केल जहाँ पे जब हम ब्लाउज कटिंग करते हैं योक पट्टी को शेप देते हैं तो कहीं पे भी शेप वाला रहता है तो मैं इस स्केल को सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ। इसमें मेरा स्ट्रेट भी हो जाता है और शेप वाला भी हो जाता है। 3rd नंबर की स्केल है ट्राउज़र कटिंग स्केल। तो इससे हम पैंट कटिंग कर सकते हैं, ट्राउज़र कट कर सकते हैं, प्लाजो के लिए हम शेप देते हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से पैंट कटिंग करना है तो आपको इस स्केल की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से पैंट के शेप लगते हैं। और दूसरा, मैं कभी कभी इससे चेस्ट के यहाँ पे भी शेप देती हूँ, क्योंकि इसका फुल बस के यहाँ पे बाहर की साइड हल्का शेप रहता है, फिर ऊपर जाते ही वो हल्का सा स्ट्रेट हो जाता है, तो वहाँ पे भी परफेक्ट तरीके से इसका शेप लगता है। अब आता है 4th नंबर का स्केल। इससे मैं चूड़ीदार सलवार की फिटिंग देती हूँ। इसमें नीचे की साइड स्ट्रेट रहता है और ऊपर की साइड में कर्व बना रहता है। हमारे घुटने से नीचे पैर पतले रहते हैं तो वहाँ पर उसके हिसाब से स्ट्रेट बना हुआ है, और ऊपर की साइड में थाइज के हिसाब से बाहर की साइड में उसमें कर्व बना हुआ है। तो ये प्रॉपर तरीके से चूड़ीदार के लिए शेप के लिए काम आता है। तो इसका मैं केवल चूड़ीदार में ही यूज करती हूँ और ज़्यादातर किसी में मेरा यूज नहीं होता है। तो चारों स्केल में मेरी ये दोनों स्केल कम यूज होती हैं, और ये जो शेप वाली हैं और पेंट वाली हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। तो मैंने ये स्केल पूरा सेट के हिसाब से लिया था, तो चारों स्केल एक साथ में था। अगर हम सिंगल लेंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, और पूरा सेट लेते हैं तो उसमें चारों आ जाते हैं, और कभी ना कभी यूज़ तो होता ही है। अगर हम सिंगल लेते हैं तो वो एक का रेट ही डबल लगा के रखते हैं, तो हमको 4 लेने में एक साथ में फ़ायदा है। 2 लेंगे तो भी हमारे 4 स्केल के बराबर का रेट चला जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा सेट ले लीजिए, तो उसमें फ़ायदा है। वो दोनों स्केल भी कभी न कभी यूज़ में आ जाती हैं। अब नंबर आता है मशीन का। यहाँ पे मेरे पास सिंगर की मशीन है, आप अपने हिसाब से मशीन ले सकते हैं। बिगिनर्स को मैं मशीन ख़रीदने से पहले ये सजेस्ट करना चाहूँगी, आप जिससे भी मशीन ले रहे हो वो बंदा आपकी हेल्प करने वाला हो। जब आप मशीन लें तो स्टार्टिंग में ही आप शॉप वाले को बोलें कि आपकी मशीन सर्विसिंग करके दे, क्योंकि नई मशीन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। कभी भी मशीन स्टार्ट करते हैं तो उनके अंदर से कोई ना कोई पार्ट्स हिलने लगते हैं, कोई स्क्रू लूज हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ों का हम लोग को स्टार्टिंग में कोई नॉलेज नहीं रहता है। और जब आप मशीन लेने के लिए जा रहे हों या उसको ख़रीदने के लिए जा रहे हों तो आप अपने साथ में एक कपड़ा लेके जाइए। उस कपड़े में आप लोगों को मशीन को चला के देखना है, और उसे कम से कम 7-8 राउंड आप लोगों को लगाना है और उसको चेक करके देख लेना है। और शॉप वाले से भी बात करके रखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सही करके देंगे। ये चीज़ें मैं इसके लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मशीन लेने के बाद ये प्रॉब्लम है मेरे साथ हुई थी। ये मैं इसके लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लमें ना हो। जब नई मशीन को हम सही करने के लिए जाते थे तो वो 1 वीक का टाइम लेके रख तो लेते थे, लेकिन उसके बाद भी जब हम 1 वीक के बाद जाते थे तो सामने से उस टाइम वो मशीन सही करते थे। तो इतना टाइम देने के बाद भी नई मशीन में ऐसे प्रॉब्लम आए और उसके बाद भी टाइम पे वो सही करके ना दें तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारा भी टाइम इतना वेस्ट होता है और नई चीज़ लेने का भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके बाद मैंने सभी मशीन वालों को चेंज कर दिया और अब मुझे जो मशीन सही करने वाले मिले हैं या जिनसे मैं मशीन लेती हूँ वो काफ़ी अच्छी तरीके से मशीन भी सही करके देते हैं और आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फ़ोन पे भी क्लियर करते हैं। मैं तो अभी कभी भी इतनी बड़ी मशीन लेके जाना मुश्किल होता है, मैं कॉल करके उनको पूछती हूँ तो वो बता भी देते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपको मशीन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको कैसे पार्ट्स खोलने हैं ये सब चीज़ आना चाहिए, तभी आप कॉल पे बता के आप मशीन को सही कर सकते हैं। मशीन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।